हेलो दोस्तों, भाइयों और बहनों और जो भी लोग आप देख रहे हैं, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारी यूट्यूब चैनल एसआरएल एकेडमी के ऊपर। दोस्तों, आज का हमारा जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 12th की बायोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है वंशागति के आणविक आधार, या जिसे इंग्लिश में बोले तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है। उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। यह जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम न्यूक्लिक अम्ल को पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे यह बना होता है। यह सब कुछ देखने के बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आज हम इस न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल, या जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, ये होता क्या है? देखो, न्यूक्लिक अम्ल जो एक शब्द है, इस शब्द को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो देखो, ये जो न्यूक्लिक शब्द बना है, ये बना है न्यूक्लियस से। किससे बना है? न्यूक्लियस से। और अम्ल का मतलब हो गया है एक अम्लीय पदार्थ। अम्ल का मतलब क्या हो गया है? एक अम्लीय पदार्थ। न्यूक्लियस का मतलब आप सभी को पता ही होगा, हिंदी में उसे बोलते हैं हम केंद्रक। और यह केंद्रक किसका होता है? कोशिका का। किसका केंद्रक भाई? कोशिका का केंद्रक। तो कहने का मतलब यह हो गया कि न्यूक्लिक अम्ल होता है, इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है केंद्रक में पाए जाने वाला या न्यूक्लियस में पाए जाने वाला एक अम्लीय पदार्थ। न्यूक्लियस में पाए जाने वाला क्या होता है? अम्लीय पदार्थ होता है। तो वास्तव में ये न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लियस, या जिसे हम बोलें केंद्रक में पाए जाने वाला अम्लीय पदार्थ होता है। ये अम्लीय पदार्थ है, इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये सभी जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये न्यूक्लिक अम्ल है, ये साधारणतया दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। तो इसका यदि हम प्रकार देखें, न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार देखें तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का है। एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं डीएनए, नाम जरूर सुना होगा आपने, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं आरएनए। तो ये दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। डीएनए का मतलब क्या होता है? डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले वो देखें हम। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जो डीएनए होता है, इसे हम क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सब आपको आती है पहले से, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ आपको पहले से ही आता है कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है
कि ये डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। दोनों ही कोशिका के कहां पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। दोनों ही कैसे पदार्थ होते हैं? अम्लीय पदार्थ होते हैं। ये जो दोनों होते हैं ये हमारी कोशिकाओं में किसका कार्य करते हैं? आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ। लेकिन ध्यान रखना, यदि हम बात करें कि इनमें आनुवांशिक पदार्थ साधारणतया कौन सा होता है, वो होता है हमारा कौन सा? डीएनए। डीएनए होता है ये हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन जिन कोशिकाओं में डीएनए नहीं पाया जाता है, जिन कोशिकाओं में केवल आरएनए ही पाया जाता है, उन कोशिकाओं में आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। जैसे कि जो आरएनए वायरस होते हैं, कौन से वायरस होते हैं? आरएनए वायरस। अब क्योंकि आरएनए वायरस में डीएनए तो उपस्थित ही नहीं होता है, तो क्या उसमें आनुवांशिक पदार्थ नहीं होगा? आनुवांशिक पदार्थ तो होगा। तो उसमें क्या होता है? आरएनए वायरस में जो आरएनए होता है ये क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ये थोड़ी सी का आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने एकदम जनरल जानकारी पढ़ ली है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, कहां पाया जाता है और कितने प्रकार का होता है। यह हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसमें से डीएनए सर्वाधिक तौर पर हम आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जानते हैं, और आरएनए होता है ये वायरस में, विशेष रूप से आरएनए वायरस में आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। अब इसके बाद में ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, इस न्यूक्लिक अम्ल के हम संगठन को पढ़ने वाले हैं, इसके कंपोजिशन को देखने वाले हैं। कहने का मतलब क्या हुआ भाई? कि ये न्यूक्लिक अम्ल है ये कैसे बनता है, किन किन पदार्थों से मिलकर ये न्यूक्लिक अम्ल बनता है। तो अभी हम देखने वाले हैं, अभी जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल का संगठन। न्यूक्लिक अम्ल के संगठन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैसे कैसे मिलकर बना होता है। देखो, कोई सा भी न्यूक्लिक अम्ल हो या कोई सा भी न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे से वो डीएनए हो चाहे से वो आरएनए हो, ये दोनों ही 3 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। कितने पदार्थों से मिलकर बने होते हैं भाई लोगों? 3 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। और वो 3 पदार्थ होते कौन कौन से हैं? पहली होती है इनके अंतर्गत एक शर्करा, जो कि होती है पेंटोज शर्करा। कौन सी शर्करा होती है? पेंटोज। और पेंटोज शब्द क्यों जुड़ा है? क्योंकि ये 5 कार्बन के शब्द शर्करा है। पेंट का शब्द का मतलब केमिस्ट्री में होता है 5, तो क्योंकि ये 5 कार्बन की शर्करा है इस कारण इसे बोलते हैं पेंटोज शर्करा। दूसरा इसके अंतर्गत पाया जाता है वो पाए जाते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। और तीसरे नंबर पे जो पाया जाता है वो पाया जाता है फॉस्फोरिक अम्ल, या जिसे हम बोलते हैं फॉस्फेट समूह। तो ये 3 पदार्थ होते हैं वो विशेष रूप से इन न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाते हैं, और इन्हीं के मिलने से आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो संगठन देखो भाई, कितने पदार्थ होते हैं? 3। सबसे पहले ही पहले नंबर पे क्या होता है? पेंटोज शर्करा। सबसे पहले ही पहले नंबर पे क्या होती है? पेंटोज शर्करा। दूसरे नंबर पे क्या होते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक, या जिसे नाइट्रोजन बेस कहते हैं। तीसरे नंबर पे होता है हमारा फॉस्फेट समूह। कौन सा होता है? फॉस्फेट समूह। कोई भी न्यूक्लिक अम्ल हो, चाहे से वो डीएनए हो चाहे से फिर वो आरएनए हो, ये दोनों ही इन 3 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। अब हम ये समझने वाले हैं कि ये जो तीनों पदार्थ हैं वो कैसे कैसे पाए जाते हैं। कौन सा पदार्थ डीएनए में पाया जाता है, कौन सा पदार्थ आरएनए में पाया जाता है।
तो एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें करना ही नहीं है, हमें चीजों को सिंपल करके पढ़ना है। सारी चीजें बिल्कुल सिंपल हैं। अगर आपका बेस सही तरीके से तैयार हो रहा है तो आपको आगे जाकर कोई समस्या आने वाली नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, इस पेंटोज शर्करा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भाई, पेंटोज शर्करा के बारे में। पेंटोज शर्करा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये कितने कार्बन की शर्करा होती है, 5 कार्बन की शर्करा होती है। कितने कार्बन की, 5 कार्बन की। और क्योंकि 5 कार्बन के तभी इसको बोलते हैं पेंटोज। ऐसी शर्करा जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं उसे पेंटोज शर्करा कहते हैं। तो ये शर्करा है, कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की क्या होती है, शर्करा पाई जाती है। पेंटोज शर्करा होती है। अब ये 2 तरीके की होती, कितने तरीके की, 2 तरीके की। एक शर्करा होती है हमारी राइबोज शर्करा। कौन सी शर्करा होती है, राइबोज। और एक शर्करा होती है हमारी डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज। तो ये 2 शर्कराएं विशेष रूप से हमें देखने को मिलने वाली। राइबोज शर्करा होती है वो पाई जाती है आरएनए में। किसमें पाई जाती है, आरएनए। तभी तो इसका नाम पड़ा है राइबोन्यूक्लिक एसिड। वो राइबो शब्द जो आया है आरएनए के लिए, वो इसी राइबोज शर्करा से आया है। किससे आया भाई, राइबोज शर्करा से आया है। फिर दूसरी बात हो जाती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। कौन सी शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा आती है किसमें, डीएनए में। डीऑक्सी राइबोज शर्करा किसमें पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है। और डीएनए की फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ी थी, क्या होती है, वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो डीऑक्सी राइबो शब्द आया है, कौन सा शब्द है, डीऑक्सी राइबो शब्द आया है, वो इसी से आया है। कौन सी शर्करा से आया है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा से आया है। ये दोनों ही, चाहे से आपकी राइबोज शर्करा हो और चाहे से आपकी डीऑक्सी राइबोज शर्करा हो, दोनों ही कितने कार्बन की शर्करा हैं, 5 कार्बन की शर्करा है, 5 कार्बन शुगर है। ध्यान से समझो, जो ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, इसमें अंतर क्या होता है, देखो ये डीऑक्सी शब्द लिखा है, एक कौन सा शब्द लिखा है, डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब यह होता है कि डी का मतलब कम है और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन कम है किसमें, राइबोज में। किसमें कम है, राइबोज में कम होता है। तो ध्यान से सुनना, ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, इसमें राइबोज शर्करा के कार्बन संख्या 2 पर एक ऑक्सीजन कम होता है। जो राइबोज शर्करा होती है उसके कार्बन संख्या 2 पर एक ऑक्सीजन क्या होता है, कम। किसमें, डीऑक्सी राइबोज शर्करा में। तभी इसका नाम पड़ा है डीऑक्सी राइबोज, अर्थात राइबोज में एक ऑक्सीजन क्या है, कम। तो ये तो हो गई हमारी शर्करा। पहला टॉपिक हम समझ लिए कि पेंटोज शर्करा होती है वो क्या होती है, कौन सी शर्करा होती है, कौन कौन सी में पाई जाती है, कितने कार्बन की होती है, और राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा में क्या अंतर पाया जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज है। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है नाइट्रोजनी क्षारक। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, नाइट्रोजनी क्षारक। शॉर्ट में इसे बोलते हैं नाइट्रोजन बेस, NB लिखते हैं।
एनबी का मतलब यही हो गया नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजन बेस। अब देखो ये नाइट्रोजनी क्षारक क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक कुछ ऐसे क्षारीय पदार्थ हैं, नाइट्रोजनी क्षारक है वो कुछ ऐसे क्षारीय पदार्थ हैं जो कि जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन युक्त क्षारीय पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं? क्षारीय पदार्थ। और ये नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरिमिडीन। एक क्या होता है? पिरिमिडीन होता है। नाइट्रोजनी क्षारक की कितनी कैटेगरी होती हैं? दो कैटेगरी होती हैं। एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। जो प्यूरीन होता है, जो प्यूरीन होता है इसमें दो वलय पाई जाती हैं। जो प्यूरीन बना होता है इसमें दो वलय, वलय का मतलब रिंग, और जो दो वलय होती हैं इनमें से एक होती है षटकोणीय वलय, कितनी? षटकोणीय। 6 कार्बन होते हैं उसमें, सॉरी 6 कार्बन नहीं, 6 मेंबर होते हैं। और एक होती है पंचकोणीय वलय। एक होती है आपकी पंचकोणीय वलय। तो जो प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो ऐसे नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जिनके अंतर्गत दो वलय पाई जाती हैं, जिसमें से एक षटकोणीय वलय होती है और एक पंचकोणीय वलय होती है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षारक उसमें कितनी वलय होती हैं और वो कैसी कैसी होती हैं, एक पंचकोणीय और एक षटकोणीय। अब ये जो प्यूरीन होते हैं ये दो होते हैं। प्यूरीन होते हैं इसके अंतर्गत कितने नाइट्रोजनी क्षारक आते हैं? दो। प्यूरीन एक नाइट्रोजनी क्षारकों की कैटेगरी है। प्यूरीन खुद एक नाइट्रोजनी क्षारक नहीं है। प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षारकों की क्या है? एक कैटेगरी। इसमें दो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं जिसमें से एक होता है उसे हम बोलते हैं एडिनिन, एक को हम क्या बोलते हैं? एडिनिन। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? ग्वानिन। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? ग्वानिन। एडिनिन के लिए ए लिखेंगे हम, ग्वानिन के लिए जी लिखेंगे कैपिटल लेटर में। तो प्यूरीन में कौन कौन से आ गए? एडिनिन और ग्वानिन, याद रह जाएगा। अब आ जाते हैं पिरिमिडीन। जो पिरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षारकों की कैटेगरी है इसमें केवल एक ही वलय होती है। केवल कितनी वलय? एक। और वो भी कैसी वलय होती है? षटकोणीय वलय। केवल एक षटकोणीय वलय। इसमें केवल एक ही वलय पाई जाती है और वो भी कैसी होती है? षटकोणीय वलय पाई जाती है। पिरिमिडीन होते हैं वो तीन होते हैं। पिरिमिडीन कैटेगरी होती है नाइट्रोजनी क्षारकों की, उसमें तीन प्रकार के पिरिमिडीन क्षारक होते हैं, जिसमें से एक होता है वो होता है हमारा थाइमिन, जिसे कैपिटल टी से दर्शाएंगे। दूसरा होता है साइटोसिन, जिसे हम कैपिटल सी से दर्शाएंगे। तीसरा होता है यूरेसिल, जिसे कैपिटल यू से दर्शाएंगे। तो पिरिमिडीन कितने प्रकार के हो गए हैं? तीन। और प्यूरीन कितने प्रकार के हो गए हैं? दो। मुख्य रूप से क्या क्या अंतर है? प्यूरीन में दो वलय है, पंचकोणीय और षटकोणीय। पिरिमिडीन में केवल एक वलय है, वो कैसी है? षटकोणीय। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, और वो बात ये ध्यान रखनी है कि इन पांच प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारकों में से
ये 5 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारकों में से जो डीएनए होता है, डीएनए, इस डीएनए में 4 प्रकार के ही होते हैं, 4 नाइट्रोजनी क्षारक ही पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? देखो, डीएनए में होता है एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। आपसे कोई पूछे कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, तो एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। इसी प्रकार से यदि हम बात करें किसके लिए, यदि हम बात करें किसके लिए, आरएनए के लिए, तो आरएनए में एडिनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, और आरएनए में देखो डीएनए में जो थाइमिन था उसके स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। उसके स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल और साइटोसिन। तो ये 5 प्रकार के जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं उनमें से डीएनए में 4 प्रकार के देखने को मिलेंगे और आरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक देखने को मिलेंगे। सबको याद रखना है कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन के स्थान पर क्या आ गया, यूरेसिल, और फिर आ गया है साइटोसिन। तो ये हमारा दूसरा हो गया है, वो हो गया है नाइट्रोजनी क्षारक। इसके बाद में तीसरे नंबर पर जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं फॉस्फेट समूह है। क्या समझने वाले हैं, फॉस्फेट समूह है। देखो, ये फॉस्फेट समूह है, ये हमारे न्यूक्लिक एसिड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये फॉस्फेट समूह है, ये कहां से आता है, यह आता है फॉस्फोरिक अम्ल से प्राप्त होता है। फॉस्फोरिक अम्ल हम जानते हैं H3PO4। फॉस्फोरिक अम्ल क्या होता है, H3PO4। और इसकी यदि हम संरचना बनाकर देखें तो वो क्या आ जाएगी, ये P है, 3 OH समूह है, और ये है H3PO4 की संरचना ये होती है। तो ये हमारे किस में पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। यदि इसमें से हम देखें तो जो फॉस्फेट समूह होता है वो होता है हमारा PO4-3। PO4-3 जो वास्तव में हमें किससे प्राप्त होता है, इस फॉस्फोरिक अम्ल से प्राप्त होता है। तो ये सारी की सारी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है कि हमारे न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं। अभी तक हमने न्यूक्लिक अम्ल के संगठन के बारे में समझ लिया है कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। पेंटोज शर्करा को समझ लिया, नाइट्रोजनी क्षारकों को समझ लिया, और उसके बाद में फॉस्फेट समूह को समझ लिया। अब क्या होगा कि ये 3 अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, इनको जोड़ना पड़ेगा आपस में भाई, तभी तो एक बड़ा अणु बनेगा। तभी तो क्या बनेगा, एक बड़ा अणु जो कि हमारा डीएनए या आरएनए होगा। तो इन तीनों को एक तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़े कैसे इनको, जब इनको हम जोड़ते हैं तो उसके लिए 2 टर्म काम में लेते हैं, 2 शब्द हम काम में लेते हैं। और वो 2 शब्द कौन से होते हैं, ध्यान से सुनो। एक शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियो साइड, और दूसरा शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। देखो, ये 2 शब्द आपको समझना बहुत जरूरी है डीएनए की संरचना को समझने के लिए, या यूं बोल दे आरएनए की संरचना को समझने के लिए। ये दोनों शब्द समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों शब्द समझे बिना आप सही तरीके से नहीं समझ पाओगे डीएनए और आरएनए की संरचना को। तो सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ समझने वाले हैं, और फिर हम समझेंगे कि कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड होते हैं और कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं।
देखो, ये न्यूक्लियोसाइड होते हैं। ये जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है? देखो, हमारे पास तीन पदार्थ हैं, पेंटोज शर्करा है, हमारे पास नाइट्रोजनी क्षारक है, और हमारे पास फॉस्फेट समूह है। यदि मैं क्या करूं कि एक तो ले लूं पेंटोज शर्करा को, किसको ले लूं? पेंटोज शर्करा, और उसमें जोड़ दूं मैं क्या? नाइट्रोजनी क्षारक। उसमें क्या जोड़ दूं? नाइट्रोजनी क्षारक को जोड़ दूं। तो इन दोनों के जुड़ने से, इन दोनों के जुड़ने से जो एक बड़ा अणु बनेगा, इन दोनों के जुड़ने से जो एक बड़ा अणु बनेगा, उस अणु को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। उस बड़े अणु को क्या कहेंगे भाई? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या करूं मैं भाई? ये दो जोड़ दिए थे मैंने, अब मैं क्या कर लूं? न्यूक्लियोसाइड ले लूं। इस न्यूक्लियोसाइड में मेरी पेंटोज शर्करा भी है, इसके अंतर्गत नाइट्रोजनी क्षारक भी है, और इसके अंतर्गत मैं फॉस्फेट समूह अर्थात फॉस्फेट ग्रुप को भी जोड़ देता हूं। किसको जोड़ देता हूं? फॉस्फेट ग्रुप को। कहने का मतलब एक तरीके से मैं तीनों को जोड़ देता हूं। या तो आप ऐसे बोल दो, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि भाई एक तो ले लो आप पेंटोज सुगर, एक ले लो आप नाइट्रोजनी क्षारक, और एक ले लो आप फॉस्फेट समूह फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों को जब आप जोड़ दोगे तो इससे जो एक अणु बनेगा, इससे क्या बनेगा? एक अणु। उस अणु को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले वृहत अणु होते हैं। जब पेंटोज सुगर और नाइट्रोजन बेस होते हैं ये आपस में जुड़ते हैं तो उससे बनने वाले अणु को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाता है तो उससे जो बड़ा अणु बनता है उसे बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे, न्यूक्लियोटाइड होंगे वो कितने प्रकार के होंगे। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे न्यूक्लियोसाइड को। किसको समझते हैं? न्यूक्लियोसाइड। आप सभी लोगों को पता ही है क्या क्या उपस्थित है इसमें। एक तो पेंटोज सुगर है, शर्करा बोल दो उसको, सुगर भी बोलते हैं इंग्लिश में। प्लस इसमें क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक। क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक। पेंटोज शर्करा के लिए क्योंकि 5 कार्बन की शर्करा है, इसको दर्शाने के लिए एक ऐसी रिंग काम में ली जाती है जिसमें 5 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5। हालांकि इसका 5वें नंबर का कार्बन होता है ये बाहर की तरफ होता है। कहां होता है? बाहर की तरफ। इस कार्बन को हम कार्बन नंबर 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, और ये 5वें नंबर का कार्बन बाहर होता है। समझ में आ गई होगी? ये नाइट्रोजनी क्षारक होता है। ये जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है ये इस पेंटोज शर्करा के, नाइट्रोजनी क्षारक होता है इस पेंटोज शर्करा के कौन से कार्बन से जुड़ेगा? ये जुड़ेगा हमारा कार्बन संख्या 1 के साथ। किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन संख्या 1 के साथ जुड़ेगा। ये ध्यान रखना। पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं ये आपस में पेंटोज शर्करा के कार्बन संख्या 1 से जुड़ते हैं, और जब ये जुड़ते हैं तो इनके बीच में एक बंध बनेगा। जुड़ेंगे तो इनके बीच में क्या बनेगा? एक बंध। और ये बंध कौन सा है ये ध्यान रखना। इस बंध को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। इस बंध को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसिडिक बंध कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कौन से कार्बन से जुड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कार्बन नहीं है क्या? हालांकि कोई रिंग वगैरह होती है उसमें प्रत्येक कोना एक कार्बन को दर्शाता है, लेकिन यहां पर क्या है? वास्तव में ऑक्सीजन है। यहां पर याद रखना क्या है? ऑक्सीजन।
अब देखो न्यूक्लियोसाइड है, ये दो अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे भाई। डीएनए में अलग प्रकार की पेंटोज शर्करा है, आरएनए में अलग प्रकार की पेंटोज शर्करा है। डीएनए में अलग प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक हैं, आरएनए में अलग प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक हैं। तो डीएनए और आरएनए के जो न्यूक्लियोसाइड होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे। तो ध्यान से समझो, एक हम टेबल बना लेते हैं। इस तरफ हम आरएनए के न्यूक्लियोसाइड लिखेंगे और इस तरफ हम डीएनए के न्यूक्लियोसाइड लिखेंगे। किसके लिखेंगे? डीएनए के। तो एक हम क्या बना लेते हैं? टेबल बना लेते हैं। देखो मैं सबसे पहले आरएनए के न्यूक्लियोसाइड बताता हूं। पहले नंबर पे आरएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा होती है? राइबोज, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और नाइट्रोजनी क्षारक हमें पता है। तो आरएनए में शर्करा होती है राइबोज शर्करा प्लस, क्योंकि आरएनए में 4 प्रकार के क्या होते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक। पहला होता है एडेनिन। अगर राइबोज शर्करा और एडेनिन जुड़ेगा तो इससे एक न्यूक्लियोसाइड बनेगा। उस न्यूक्लियोसाइड को क्या कहते हैं? उस न्यूक्लियोसाइड को कहते हैं एडिनोसिन। एडेनिन प्लस राइबोज शर्करा जुड़ेगी तो उससे एक न्यूक्लियोसाइड बनेगा जिसे क्या कहेंगे? एडिनोसिन। दूसरे नंबर पे राइबोज शर्करा तो सेम ही है, राइबोज प्लस ग्वानिन, तो इससे जो बनेगा उसे बोलेंगे ग्वानोसिन। इससे बनेगा उसे क्या बोलेंगे? ग्वानोसिन। तीसरे नंबर पे राइबोज शर्करा प्लस यूरेसिल। आप सबको पता होगा यूरेसिल होता है आरएनए में, तो यह हो जाएगा आपका यूरिडीन। इसके मिलने से क्या बन जाएगा? यूरिडीन। चौथे नंबर पे राइबोज प्लस, अब कौन सा बच गया नाइट्रोजनी क्षारक? साइटोसिन। और इसके जुड़ने से जो एक नाइट्रोजनी न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो बनेगा साइटिडीन। तो यह आपके आरएनए में पाए जाने वाले 4 प्रकार के क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड होते हैं। कौन कौन से? एडिनोसिन, ग्वानोसिन, यूरिडीन और साइटिडीन। समझ में आ गए होंगे भाई। शर्करा सेम है, बस नाइट्रोजन क्षारक का प्रकार है। अब आ जाते हैं हम डीएनए में। डीएनए में शर्करा कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा प्लस एडिनिन नाइट्रोजनी क्षारक। तो इससे बन जाएगा हमारा डीऑक्सी एडिनोसिन। भाई उसके आगे डीऑक्सी शब्द और लग गया, एडिनोसिन के आगे कौन सा शब्द लग गया है? डीऑक्सी। इसी प्रकार से दूसरा क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज प्लस ग्वानिन। इसके जुड़ने से क्या बन जाएगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन। डीऑक्सी ग्वानोसिन। इसी प्रकार से तीसरा बन जाएगा डीऑक्सी राइबोज प्लस, अब ध्यान से सुनना, इसमें यूरेसिल था, इसमें क्या होता है? थाइमीन। तो ये थाइमीन जुड़ जाएगा। इससे बन जाएगा हमारा डीऑक्सी थाइमिडीन। क्या बन जाएगा? डीऑक्सी थाइमिडीन। और इसी प्रकार से चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? डीऑक्सी राइबोज प्लस साइटोसिन। इससे बन जाएगा डीऑक्सी साइटिडीन। तो ये डीएनए में क्या पाए जाने वाले क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। तो हमने समझ लिया कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड हमारा पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनी क्षारक के मिलने से बनता है।
पेंटोस श्रृंखला 5 कार्बन की श्रृंखला है, जिसमें यदि हम वलय युक्त संरचना देखें तो एक 5 मेंबर की एक चेन वलय होती है, जिसमें 5वें नंबर का कार्बन बाहर की तरफ होता है। यहां पर एक ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 होते हैं। फर्स्ट नंबर के कार्बन पे आपका नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ता है। कौन से बंध से? ग्लाइकोसिडिक बंध से। आरएनए और डीएनए में अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होंगे। ये आरएनए के हो गए और वो डीएनए के। तो न्यूक्लियोसाइड पढ़ लिए। अब इसके बाद में हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या देखते हैं भाई? न्यूक्लियोटाइड। चलो देखो भाई न्यूक्लियोटाइड। वास्तविक रूप से तो हमें न्यूक्लियोटाइड पढ़ने थे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड पढ़ने के लिए हमें न्यूक्लियोसाइड का कंसेप्ट पता होना चाहिए। इस कारण हमने न्यूक्लियोसाइड को पढ़ा है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। देखो, आप सभी लोगों को पता है, पहले ही बता चुका हूं कि न्यूक्लियोटाइड होता है वो कैसे बनता है। न्यूक्लियोसाइड में हम क्या जोड़ देते हैं? न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट समूह और जोड़ देते हैं। यह बनता है आपका न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह है, इनके जुड़ने से बनता है। न्यूक्लियोसाइड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो, ये 5 मेंबर की चेन है और यहां पर ये 5वें नंबर का कार्बन है, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है, ये सेकंड नंबर कार्बन, ये थर्ड नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन और ये बाहर की तरफ है 5 नंबर कार्बन। इसके कार्बन संख्या 1 से क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजनी क्षारक। अब ध्यान से सुनना, हमें कौन सा समूह जोड़ना है? फॉस्फेट समूह है। और ये फॉस्फेट समूह है कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ेगा? ध्यान से सुनना, ये जुड़ेगा 5वें नंबर के कार्बन से। कौन से नंबर के कार्बन से? 5वें नंबर के कार्बन से। यहां पर हमारा फॉस्फेट समूह है जुड़ेगा। और जब ये फॉस्फेट समूह जुड़ेगा तो 5वें नंबर के कार्बन और इस फॉस्फेट समूह के बीच में एक बंध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक बंध। इस बंध को हम क्या कहेंगे? ध्यान से सुनना, जो ये पीले रंग का दर्शाया है ना, जो कि 5वें नंबर के कार्बन और फॉस्फेट समूह के बीच में बना है, इस बंध को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे फॉस्फो एस्टर बंध। इस बंध को क्या कहा जाएगा भाई? फॉस्फो एस्टर बंध कहा जाएगा। और इन तीनों के जुड़ने से ये जो कंप्लीट अणु बन गया है, ये पूरा अणु, इस पूरे अणु को एक साथ हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। अब क्योंकि आरएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड थे, डीएनए में भी 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड थे, तो न्यूक्लियोटाइड भी 4-4 प्रकार के हो जाएंगे। कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4-4 प्रकार के हो जाएंगे। तो इसके लिए भी वैसी ही एक हम टेबल बना लेते हैं। एक तरफ हम लिख लेंगे आरएनए, एक तरफ हम लिख लेंगे डीएनए। सबसे पहले हम आरएनए के पढ़ते हैं। आरएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बने थे। कौन कौन से? एडिनोसिन, दूसरे नंबर पे था ग्वानोसिन, तीसरे नंबर पे बना था यूरिडीन, चौथे नंबर पे क्या बना था है हमारा? साइटिडीन। चौथे नंबर पे क्या बना था भाई? साइटिडीन बना था। तो ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बने थे किसमें? आरएनए में। अब इनमें हमें क्या क्या जोड़ना है? फॉस्फेट समूह। इसमें भी फॉस्फेट समूह है, इसमें भी हमें फॉस्फेट समूह है, इसमें भी फॉस्फेट समूह है और इसमें भी फॉस्फेट समूह है। और इनसे बन जाएंगे हमारे न्यूक्लियोटाइड। इनसे बन जाएंगे हमारे न्यूक्लियोटाइड। अब देखो, एडिनोसिन में जब एक फॉस्फेट समूह जुड़ेगा, भाई कितना जुड़ रहा है? एक। कौन से नंबर कार्बन पे जुड़ रहा है? 5वें नंबर के कार्बन पर जुड़ रहा है। तो जो अणु बनेगा उसे हम बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट।
क्या बोलेंगे? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब होता है एक, तो एडिनोसिन में एक फॉस्फेट जोड़ दिया और इसको दर्शाएंगे हम AMP। AMP का मतलब क्या हो गया? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही ग्वानोसिन में जुड़ेगा तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही यूरिडीन में जुड़ेगा तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही आपका साइटिडीन में जुड़ेगा तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। तो 4 प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे जो कि आरएनए में पाए जाएंगे वो कौन कौन से होंगे? AMP, GMP, UMP और CMP। और इनका मतलब पता चल ही गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट और साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम सिंपल हो गया। अब आ जाते हैं हम हमारे डीएनए पर। किस में आ जाते हैं? डीएनए। डीएनए में भी 4 प्रकार के बने थे। डीएनए में भी तो 4 प्रकार के हमारे न्यूक्लियोसाइड बने थे। कौन कौन से? डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी, अब देखो इसमें यूरिडीन नहीं था, यूरिडीन के स्थान पर क्या आ जाएगा? थाइमिडीन। और डीऑक्सी साइटिडीन। ये 4 प्रकार के क्या हो जाएंगे? हमारे न्यूक्लियोसाइड। और इनमें क्या जुड़ेंगे हम? फॉस्फेट समूह है। तो इसमें जुड़ गया हमारा फॉस्फेट समूह है, इसमें भी जुड़ गया हमारा फॉस्फेट समूह है, इसमें भी जुड़ गया फॉस्फेट समूह और इसमें भी जुड़ गया फॉस्फेट समूह। तो इससे भी क्या बन जाएंगे? हमारे न्यूक्लियोटाइड। अब इसके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कैसे? देखो, इसका जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो बनेगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। भाई एक ही तो फॉस्फेट जुड़ रहा है तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसके लिए दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? डी लिखेंगे स्मॉल लेटर में, DAMP। इसका मतलब क्या हो गया है? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा? DGMP। इसी प्रकार से ये क्या बन जाएगा? DTMP। और इसी प्रकार से ये क्या बन जाएगा? DCMP। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड किसमें पाए जाते हैं? डीएनए में। और ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड किसमें पाए जाते हैं? आरएनए में पाए जाते हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? हमने पढ़ लिया न्यूक्लिक अम्ल वगैरह क्या होता है, सीधा सीधा समझा। कितने प्रकार का होता है वो समझा। फिर हमने उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, उसका संगठन क्या होता है वो समझा। इसके बाद में हमने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का कंसेप्ट समझ लिया। क्या समझ लिया? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का क्या समझ लिया है हमने? कंसेप्ट को समझ लिया है। और इस प्रकार से आज का जो हमारा ये वीडियो था, इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो न्यूक्लिक अम्ल का एकदम बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो एकदम बेस होता है, उसको समझ लिया है। आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम आपको किस प्रकार से इन सब से डीएनए बनेगा, जो न्यूक्लियोटाइड होगा उससे डीएनए कैसे बनेगा वो बताएंगे, कैसे इससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनेगी और कैसे फिर उसका वो द्विकुंडलित मॉडल बनेगा, डीएनए का प्रसिद्ध द्विकुंडलित मॉडल जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, उसके बारे में बताने वाले हैं। इस कारण आगे आने वाली क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो है ये पसंद आया होगा, सारी चीजें आसानी से समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और बाकी आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो है यदि पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और इसके अलावा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।